हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी विजडम। आज मैं आपको पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पदार्थ विज्ञान का अर्थ प्रकृति अन्य विषयों का सहसंबंध। ठीक है, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की क्रिया साइंस और संज्ञा साइंटेसिया से हुई है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान व अनुभव पर आधारित अन्वेषणों के फलस्वरूप होती है। और विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिएगा। डैम्पियर के अनुसार विज्ञान प्राकृतिक विषयों का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। कुलश्रेष्ठ के अनुसार विज्ञान वैज्ञानिक विधियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक मानसिकता के द्वारा प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति करने का वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से होता है। आइंस्टीन के अनुसार देख लेते हैं, हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नताओं को तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। वुडवर्न और ओवर्न के अनुसार विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करें। फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक के अनुसार वैज्ञानिक अप्रायोगिक निरीक्षण की संचित और अंतहीन श्रृंखला है जिसमें प्रत्यक्ष और सिद्धांत बनती हैं और इन प्रतियों और सिद्धांतों को फिर से प्रायोगिक निरीक्षण के संदर्भ में संशोधित किया जाता है। विज्ञान ज्ञान का शरीर तथा इसे अर्जित करने की प्रक्रिया दोनों ही है। अब हम देख लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या है। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं, अब तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना भी विज्ञान है। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञान अर्जन करने के लिए यह समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो समस्या की आवश्यकता होती है। वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर है उसका श्रेय किसको जाता है, विज्ञान को जाता है। रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए जैविक उर्वरकों का विकास किया गया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो यह विधि कौन सी होती है, वैज्ञानिक विधि होती है। विज्ञान वर्ग के प्रमुख दो उपवर्ग किस रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है, परिमाणवाची। छात्रों को कम से कम सूचना दी जाती है और उन्हें अधिक से अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विज्ञान की प्रकृति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है। विज्ञान और गणित के संबंध को प्रत्यक्ष सहसंबंध के रूप में बताया गया है। वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। विज्ञान विचारधारा सदैव पक्षपात रहित होती है। विज्ञान का शिक्षण अधिगम वास्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर करता है। ठीक है, विज्ञान की प्रकृति देख लेते हैं। विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष होता है। विज्ञान विश्लेषण पर आधारित होती है। विज्ञान परिकल्पना पर आधारित होती है। विज्ञान पक्षपात रहित होती है। विज्ञान वास्तुनिष्ठ कारकों पर निर्भर करता है। विज्ञान परिमाणवाची है। अब देख लेते हैं विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, तार्किकता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और व्यक्तिक कार्य का सिद्धांत। माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, दो, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानार्जन उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। अकॉर्डिंग टू बीएस ब्लूम। ठीक है, बीएस ब्लूम ने क्या बोला है उद्देश्य के बारे में, इसको देख लेते हैं। उद्देश्य लक्ष्य मात्र नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है या अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, बल्कि वह मूल्यांकन की प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। लक्ष्य शब्द से बना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें उद्देश्य या लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य के बीच में अंतर बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी टेबल, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ। उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक और सीमित होता है। ठीक है, प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र सीमित और संकुचित होता है। ठीक है, उद्देश्य की अवधि दीर्घकालिक होती है और प्राप्त उद्देश्य की अल्पकालिक होती है। लक्ष्य अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और प्राप्त उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होते हैं। इनकी प्राप्ति विद्यालय और समाज में तथा संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है और प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की होती है। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है
और प्राप्त उद्देश्य का मूल्यांकन किया जा सकता है और मापन भी किया जा सकता है। ठीक है, इनका संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है। ये शिक्षा में निहित होते तथा शिक्षण से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से ही होता है। ठीक है, इनका स्रोत समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और संपूर्ण शिक्षा शास्त्र होता है। इनका स्रोत मुख्यतः वैज्ञानिक होता है। इसमें उद्देश्य समाहित होते हैं, जबकि एलएच का ही एक भाग होता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता होती है। ठीक है, और इसमें वास्तुनिष्ठता होती है। ये प्रत्येक समाज व राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। ये निश्चित होते तथा प्रत्येक विषय के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए, और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।